Hello students, today we are going to study about some important topic related with introduction about accountancy or accounting. But in our previous video we have talked about definition of accounting, requirement of accounting and bookkeeping, difference between bookkeeping and accounting, users of accounting, मतलब इन टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं. नाउ बेटा आज हम बात करेंगे कि जो अपने अकाउंटिंग के यूजर्स थे जिनके लिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, पूरी अकाउंटिंग रखेंगे, तो उनको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो बेटा आपको भी पता है कि जो अपने मेन अकाउंटिंग का जो मेन मोटो था क्या, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड करना और बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करना. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है. मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है. तो आपको भी ये बात अगर हमने पिछले वीडियो से आपने स्टडी की है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि सर एक तो हमें इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, का बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, तो एक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके लिए हम एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे. जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को फाइंड करेंगे. एंड एक इंफॉर्मेशन कैश फ्लो. कैश फ्लो के अंदर बेटा हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जो आप 12th में और आई स्टडी में इसको प्रिपेयर करना सीखोगे, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कितनी कैश इनफ्लो हुई, कितनी कैश आउटफ्लो हुई, उसकी इंफॉर्मेशन कई एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज के अंदर ड्यूरिंग द ईयर कितनी केस का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं जो आपको अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है, तो बड़ा मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए. बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके देंगे. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस में कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देंगे. एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि ड्यूरिंग द ईयर किस आइटम से कितनी केस आई, किस आइटम पर कितनी केस गई, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके लिए हम कैश फ्लो प्रिपेयर करके देंगे. तो इसमें से बेटा प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ये तो हम 11th में ही स्टडी करेंगे इसके बारे में. इसमें प्रॉफिट लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट ये प्रिपेयर करना हम सीखेंगे. और कैश फ्लो ये बेटा आप 12th के अंदर स्टडी करोगे इसके बारे में. तो कौन सी मेन इंफॉर्मेशन आपके अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में, बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में एंड बिजनेस में कैश के फ्लो के बारे में, जिसके लिए हम प्रॉपर वे में सब पहले अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखेंगे. एंड ऐसे बिजनेस और ऐसे एंटरप्राइजेस जिनके लिए अकाउंटिंग रखना कंपल्सरी रखा गया है, तो उन्हें कंफर्म तौर पर एंड ऑफ द ईयर ये 3 टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही होता है. आप भी अपनी स्टडी के दौरान ये चीजें पता कर लोगे कि किन किन बिजनेस को अकाउंटिंग रखना कंपल्सरी है और ये कंफर्म तौर पे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने यूजर्स को देने होते हैं. नेक्स्ट, क्वालिटी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करोगे, जिसके लिए आप कई स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे, तो बेटा उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब किस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कम से कम उसमें ये जो बातें हैं जो हमने लिख रखी है उन इंफॉर्मेशन की बातें होनी चाहिए. मतलब क्या, रिलेबिलिटी, आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडिंग P&L, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना के, कैश फ्लो बना के, उसमें आपने जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन पुटअप की वो रियल होनी चाहिए. मतलब कि कोई फेक डाटा, जैसे कि सेल्स हुई 1 करोड़ लेकिन आप उसको 10 लाख रुपीज, कोई एक्सपेंसेज हुआ ही नहीं तो आप उसको एक्सपेंसेज के अंदर रिकॉर्ड करके शो कर रहे हो, तो बेटा ये अनफेयर है. मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर क्वालिटी की बात करूं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन रखी गई है वो रियल होनी चाहिए. मतलब हाँ, कोई 2 नंबर की अकाउंटिंग नहीं. ओके, नेक्स्ट, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम प्रिपेयर करेंगे, हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे, वो रिलेवेंट होनी चाहिए. रिलेवेंट का मतलब कि भाई यूजर्स जो चाह रहा है कि भाई उसको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है, तो उसको प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड
इनकम एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन, एसेट्स लाइबिलिटी के बारे में जानना चाहता तो ऑल एसेट्स ऑल लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना। मतलब जो इंफॉर्मेशन को चाहिए उससे वो रिलेवेंट होनी चाहिए, या आपने जो ट्रांजेक्शन पुटअप किए हैं, जो अकाउंटिंग में डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपने डाले हैं, वो बिजनेस से रिलेट होने चाहिए एंड जो यूजर चाह रहा है उससे भी रिलेट होने चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब आप ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो वगैरह बना के दोगे, वो कम से कम इस फॉर्मेट में होने चाहिए कि यूजर्स को वो समझ में आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो उसको उन इंफॉर्मेशन को समझने के लिए भी कई अदर से हेल्प लेनी पड़ रही है। हाँ बट अकाउंटिंग एक स्पेसिफाइड नॉलेज है, हर बंदे को अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है, इसलिए मेन पार्टिकुलर नॉलेज तो चाहिए। फिर भी आप ट्राई करें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे हो जिसको अगला बंदा इजी समझ पाए। नेक्स्ट, अगर फीचर की बात करो तो कंपेटेबिलिटी। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एज ए पॉसिबल ऐसे प्रिपेयर करके दो कि यूजर्स ये फाइंड कर पाए कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बात तभी पॉसिबल है ना जब आप उसको करंट ईयर के डाटा के साथ प्रीवियस ईयर के डाटा भी अवेलेबल करो कि भाई प्रीवियस ईयर का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये थी एंड करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये है। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आप क्या करो, प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों के डाटा उसको अवेलेबल कराओ ताकि वो कंपेयर करके ये बात फाइंड कर पाए कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये होता है बेटा कंपेटेबिलिटी का मीन। तो मीन्स जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उनमें ये क्वालिटीज होनी जरूरी है ना बेटा। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग में भी क्या ब्रांचेज हैं, क्या अकाउंटिंग में भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग वेराइटी है अकाउंटिंग में। तो हाँ बेटा, अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट नाम यहाँ जो पे लिखे हैं, ये बेटा अकाउंटिंग की ब्रांचें हैं, मतलब टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा वो अकाउंटिंग जो आप 11th और 12th में स्टडी करने जा रहे हो, या हमने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है बेटा वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, जिन्हें आप मनी में आइडेंटिफाई कर सकते हो, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल, सब्सिडारी बुक्स में, देन आफ्टर लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड ऑफ द प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड की जाती है। यह प्रोसेस जिस अकाउंटिंग अपनाया जाता है ना उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट्स मीन जो अकाउंटिंग के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है वो बड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और आप पूरे 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ोगे वो होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा आप अपनी हाई स्टडी के अंदर इसको लोगे। होती क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे बिजनेस जो लार्ज लेवल पे बिजनेस चलते हैं और जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसको फिनिश्ड गुड्स पे कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें जानना होता है कि जो गुड्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है उसकी कॉस्ट उनके क्या आ रही है। जैसे मान लो सीमेंट प्लांट है तो लार्ज लेवल सीमेंट बनती है, तो जानना भी पर बैग सीमेंट की क्या कॉस्ट उनकी हो रही है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उन्हें अपना कॉस्ट जानना होता है कि ताकि जो अदर बिजनेस, जो अदर कंपनी चल रहे हैं वो भी वो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं तो उनके कॉस्ट कम आ रही है, हमारे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ऐसा क्यों। ये स्टडी चलती है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो मैं शॉर्टली इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि कंप्लीट ये अकाउंटिंग चलती है बेटा एस्टिमेट बेस में। मतलब प्रोडक्शन करने से पहले ही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेट किया जाता है एंड देन जो कॉस्ट टारगेट रखी गई है बिजनेस प्रैक्टिकल में प्रोडक्ट को उस कॉस्ट के अंदर ही रखने की ट्राई करता है, उसी बेस पे एक्टिविटी चलती है। मतलब शॉर्ट में इतने बोलूंगा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए डिटेल में तो आप अपनी हाई स्टडी में देखोगे। जब तक आप फाइनेंस अकाउंटिंग को भी अच्छे से नहीं समझ सकते तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग को हम इतना प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। अभी बस इतना ही कि ऐसे बिजनेस जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। एक बात भी बता, फाइनेंस अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने सीए का नाम सुना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बेटा जो अकाउंटिंग वर्क करेगा वो फाइनेंस अकाउंटिंग है। और एक आपने कभी I2WA का नाम सुना या CMA का नाम सुना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करेगा।
और इन दोनों के बारे में जैसे जैसे अपने हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह, हम इन टॉपिक दोनों के बारे में बात करते चलेंगे। एक होती है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें एक बिजनेस लार्ज लेवल से सीधा बोलूंगा कंपनी, जो कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर लोग होते हैं, उन्हें अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, नई ब्रांचेज ओपन करने के लिए, नए प्रोडक्ट लाने के लिए, तो एक मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो उनको भी कई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अपने बिजनेस के बारे में। तो उन्हें वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो अकाउंटिंग होती है बेटा, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मिला के उसमें स्टडी की जाएगी। मतलब अभी के लिए इतना ही काफी आपके लिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब बिजनेस के लिए प्रॉपर और परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस कंपनी के मैनेजर और डायरेक्टर लोगों को, तो उनके लिए जो अकाउंटिंग प्रोसेस रखी जाएगी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। ये भी आप अपनी आई स्टडी में पढ़ोगे। तो ये थी बेटा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीन्स क्या अकाउंटिंग रखने के भी बेस होंगे? तो यस बेटा, अकाउंटिंग भी दो बेस पे, कैश बेस पे और अक्रूवल बेस पे रखी जाएगी। कैश बेस पे मतलब ऐसे बिजनेस जिसमें मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, क्रेडिट में होते ही नहीं है, या वो चाहते हैं कि ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करें, तो वो जो अकाउंटिंग बेस यूज करते हैं वो होता है कैश बेसिस, रोकड़ आधार, मतलब कैश बेस पे अकाउंटिंग करना, जिसमें ओनली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें कैश को इफेक्टेड हुए, या तो केस आई हो या केस गई हो, मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड नहीं होता है जिसमें कैश इफेक्टेड ना हुई हो, जिसमें आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखोगे। एंड कई ऐसे पर्सन इंटरप्राइज होते हैं जो अपनी अकाउंटिंग कैश बेस पे रखते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं मोस्टली डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, तो इन्हें केवल क्या, इनके क्रेडिट का काम है नहीं, इन्हें बस यही जानना होता कितनी फीस आई, कोई कितना एक्सपेंसेज हुआ, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रख के कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग को यूज करते हैं। मतलब कैश बेसिस जिसमें ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट जैसे ट्रांजेक्शन का केस रिलेशन है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अक्रूवल बेसिस, ये जो अकाउंटिंग का एक बेस है, अक्रूवल बेस। एक्चुअली बेटा ये अपनी जो फाइनेंस अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंटिंग 11th 12th में स्टडी करेंगे, वो पूरी अक्रूवल बेस को फॉलो करेगी। अक्रूवल का मतलब होता है उपार्जन, मतलब अगर कोई एक्सपेंसेज या कोई इनकम करंट ईयर से रिलेट करती है, तो भले ही आपको वो एक्सपेंसेज आपने उसको कैश में पे किया या नहीं, या इनकम आपको कैश में रिसीव हुई या नहीं, अगर वो इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर के थे, तो अक्रूवल बेस बोलता है कि उनको करंट ईयर में रिकॉर्ड करें, देन ही आप करंट ईयर का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि करंट ईयर में आपके एक एम्प्लॉई है, आप उसको 1000 पर मंथ सैलरी पे करते हो, तो 12,000 सैलरी होती है। अब आपने उसको लास्ट 2 मंथ की उसको सैलरी पे नहीं की, मतलब आपने करंट ईयर 10,000 उसको सैलरी पे की, 2,000 आपने आउटस्टैंडिंग रख दी। तो अब अगर मैं पूछूं भाई करंट ईयर का एक्सपेंसेज कितना है, तो आप बोलोगे कि करंट ईयर से 10,000 एक्सपेंसेज हुआ, तो 2,000 हमने जो पे नहीं किया वो भी किया, करंट ईयर एक्सपेंसेज है। अगर मैं बोल दूं कि हमने पूरे साल थ्रू आउट द ईयर हमने 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और उसको 12 लाख में सेल किया, तो अभी तक आपका कितना प्रॉफिट निकल रहा है? 2 लाख रुपए, बेटा ये ग्रोस प्रॉफिट होगा। एंड अब उसमें उस एक्सपेंसेज की बात करूं कि आपके एक ही एक्सपेंसेज था, उस एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, तो उसको आपने 10,000 पे की, जबकि एक्सपेंसेज कितना था? 12,000 था। तो अब अगर हम बिजनेस का सही प्रॉफिट की बात करने चाहूं, तो क्या 2 लाख रुपए जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ उसमें से आप 10,000 एक्सपेंसेज माइनस करोगे? नहीं बेटा, पूरा 12,000 एक्सपेंसेज माइनस करेंगे तो ही करंट ईयर का एग्जैक्ट 1,88,000 प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज 190 जो प्रॉफिट आएगा, तो क्या रियल में करंट ईयर प्रॉफिट 190 है? मुझे एक्सपेंसेज नेक्स्ट ईयर में जो पे होगा वो एक्सपेंसेज नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा? नहीं, ये है बेटा अक्रूवल बेस। मतलब हम जो फाइनेंस अकाउंटिंग पढ़ेंगे 11th 12th में, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटीज अगर करंट से रिलेट करती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये होता है अक्रूवल बेस। जबकि कैश बेस में ओनली वे ट्रांजेक्शन जो कैश को इफेक्ट करते हैं वही रिकॉर्ड होंगे। और जैसे जैसे हम एंट्रीज करते जाएंगे इन अक्रूवल बेस और कैश बेसिस के बारे में और डिटेल से बात करते चलेंगे। उसके बाद है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग रखने के सिस्टम। सिस्टम का मतलब जैसे मान लो हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो कौन से सिस्टम पे? एंड्रॉइड सिस्टम पे काम करता है, वो उसका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक वैसे ही
ये पूरी जो अकाउंटिंग है या हम जो 11th में अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये किस सिस्टम को फॉलो करेगी। तो बेटा इसमें मेन दो सिस्टम होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यही है बेटा अपनी फाइनेंस अकाउंटिंग, जिसमें इस ट्रांजेक्शन के मिनिमम दो एस्पेक्ट पकड़ के, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इन दो एस्पेक्ट को पकड़ के पूरी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज की जाएगी जो डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानी जाएगी। तभी तो देखो लेन देन, मतलब फाइनेंस अकाउंटिंग ये मान के चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एंड बोथ एस्पेक्ट इक्वल अमाउंट से इफेक्टेड होंगे। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, आपने अपने बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस ₹10,000। तो बेटा इसमें क्या आप बता सकते हो कि दो एस्पेक्ट क्या हुए, एक तो बिजनेस से फर्नीचर आया एंड एक बिजनेस से कैश कम हुई। तो ये दो एस्पेक्ट, हाँ इतना भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही हम एंट्री स्टार्ट करेंगे तब इस डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आप बहुत बेहतर से जान पाओगे। अभी तो बस ये इंट्रो चल रहा है कि ये चीजें पढ़ेंगे। मतलब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट पकड़ के एंट्री दी जाएगी, जिसमें एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। तो देन ये अकाउंटिंग सिस्टम जो चलेगा तो एंड ऑफ द ईयर परफेक्ट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और बिजनेस की सही इकोनॉमिक कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे पाएगा। कहने का मतलब हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो अपनी डबल एंट्री सिस्टम पे चलेगी। मतलब इस ट्रांजेक्शन से दो एस्पेक्ट निकाल के एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करेंगे, बट दोनों इक्वल अमाउंट से इफेक्टेड होंगे। जिसको जितने से डेबिट करोगे सेकेंड एस्पेक्ट को उतने से क्रेडिट करना सीखेंगे। हाँ, डिटेल में ये चीजें जैसे अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट होनी है एंट्रीज, तब इसके बारे में डिटेल में चलेगा। अभी तो हम क्या ले रहे हैं कि भाई ये टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे। एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक अकाउंटिंग का सिस्टम होगा सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें केवल वही इंफॉर्मेशन रखी जाएगी जो यूजर्स रखना चाहता है। मतलब कि सीधा मैं एग्जांपल लेके बोलता हूं, जैसे आपने एक लोकल एरिया में चाय की दुकान है, छोटी चाय की दुकान, तो क्या बेटा वो कंप्लीट अकाउंटिंग, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पेंडर, बैलेंस शीट, ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। क्योंकि उसे केवल इतना ही जानना है कि भाई मेरे बिजनेस में क्या कोई अमाउंट क्रेडिट में रही है, कोई क्लाइंट्स हैं जो क्रेडिट में गुड्स लेके जा रहे हैं, या तो केवल उसका रिकॉर्ड रखेगा, या कोई ऐसा है जो केवल केस को ही जानना चाहता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन जानना है उसको ही रख रहा है। ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड नहीं की जा सकेगी। क्यों? बिकॉज कंप्लीट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट वे में, डबल वे में, डेबिट क्रेडिट दोनों वे में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में भी हम एक चैप्टर लेके स्टडी करेंगे। तो देन आप समझ पाओगे कि क्या था डबल एंट्री सिस्टम और क्या था सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी यही कि डबल एंट्री सिस्टम ही वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिससे ही परफेक्ट वे में नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इकोनॉमिक कंडीशन एंड अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड किया जा सकता है। तभी तो इसी के बहुत से एडवांटेज हैं कि डबल एंट्री सिस्टम रखने से ही बिजनेस को परफेक्ट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, परफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज, परफेक्ट वे में बिजनेस के टैक्स इंफॉर्मेशन, मतलब जितने भी अगर मैं आपको अकाउंटिंग के बेनिफिट बोलूं तो बेटा सारे बेनिफिट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने की वजह से वो बेनिफिट है। क्योंकि इसी से ही जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती वो नहीं अवेलेबल होगी, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम से ओनली फॉर एक यूजर्स को अपनी पार्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वही अवेलेबल होगी। डबल एंट्री सिस्टम तो हम नेक्स्ट स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें और डिटेल में लेंगे, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम भी हम 12th में इसका कोई चैप्टर स्टडी करेंगे जिसमें से भी क्या सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट फाइंड करेंगे। तो ये था बेटा सब इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, कभी किन पे अकाउंटिंग टिकी हुई है, मेन पिलर्स क्या है अकाउंटिंग के, उनकी स्टडी करने के बाद हम अब डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।